हिंदी अध्याय 396 अंतिम प्रहार। निष्कर्षण के प्रतीक पर संवर्धन की 6 परतें लागू होने के बाद माइकल ने तुरंत निष्कर्षण का उपयोग किया। उसने अपनी बांह के बराबर मोटी कई सारी ऊर्जा की लंटें बनाई। ये लंटें पहले से ही घायल सबसे शक्तिशाली कित्सुन की ओर बढ़ीं, जबकि बाकी लंटें आसपास के क्षेत्र में फैल गईं और परिवेशीय ऊर्जा की धाराओं से जुड़ गईं। माइकल ने जरा भी दया नहीं दिखाए और उसने निष्कर्षण की शाखाओं को आसपास की परिवेशी ऊर्जा की धाराओं और अपने शत्रुओं के भीतर की ऊर्जा और जीवन शक्ति दोनों को अपने कब्जे में लेने की इच्छा शक्ति दी। जीवन शक्ति ने उसके असहनीय सिरदर्द को शांत किया और उसके दाहिने हाथ के दर्द को कम किया, जबकि निकाली गई मूल ऊर्जा को समाहित कर लिया गया और निष्कर्षण की और अधिक शाखाओं को उत्पन्न करके उसका सदुपयोग किया गया। अपने शरीर की हर कोशिका में अपार ऊर्जा का प्रवाह महसूस करते हुए माइकल कित्सुन लौट के निरंतर विस्तारित होते क्लाउड डोमेन की ओर बढ़ने लगा। उसने जिरा की ओर एक पल के लिए मुड़कर उसे संक्षेप में चेतावनी दी, मेरी सोलर ट्रेट मुझे अपने दुश्मनों और आसपास की ऊर्जा को सोखने की शक्ति देती है। क्लाउड डोमेन द्वारा बनाई गई पाबंदियों के बारे में ज्यादा मत सोचो और इस घटिया इंसान को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो। जिरा हैरानी से उसे देखती रही, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने सोचा था कि माइकल की आत्मा की विशेषता किसी अलौकिक शक्ति से प्रेरित है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके भोलेपन ने उसे धोखा दिया था। माइकल के पास केवल एक ही शक्तिशाली सोलर ट्रेट नहीं था, बल्कि कई थे। जैसे ही उसे सच्चाई का एहसास हुआ, उसकी आंखों में ईर्ष्या और भी तीव्र हो गई। वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। जिरा हमेशा से उन लोगों से ईर्ष्या करती रही थी जो जन्मजात महान प्रतिभा और शक्तिशाली सोलर ट्रेट्स के साथ पैदा हुए थे। उसकी जन्मजात प्रतिभा बुरी नहीं थी, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं थी कि वह एक साधारण सोलर ट्रेट होने के नुकसान को नजरअंदाज कर सके। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, हम ध्यान देंगे, जिरा ने होश में आने के बाद धीरे से कहा। लेकिन जब तक उसने जवाब दिया, माइकल पहले ही उसके पास से गुजर चुका था। उसकी सुनहरी लताएं उन लोगों में प्रवेश कर चुकी थीं जो उसके और उसके लोगों द्वारा घायल हुए थे। जब माइकल की निष्कर्षण शक्ति की शाखाएं उसके दुश्मनों को छूकर निकल जाती थीं, तो वह अपने पीछे कुछ खास नहीं छोड़ता था। लेकिन ये तो स्वाभाविक ही था। निष्कर्षण एक 6 स्टार सोल ट्रेट था जिसमें संवर्धन की 6 परतें थीं। हालांकि माइकल ने अपने आसपास के दुश्मनों पर नजर डालना भी जरूरी नहीं समझा। उसका पूरा ध्यान क्लाउड डोमेन तक पहुंचने से पहले एनहेंसमेंट पर 2 और परतें चढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा करने पर था। क्लाउड डोमेन माइकल की उम्मीद से भी कहीं अधिक विशाल था। इसकी ऊंचाई 50 मीटर से अधिक थी और यह अब तक युद्धक्षेत्र के अधिकांश हिस्से को आसानी से पार कर चुका था। इसका मतलब यह था कि इस समय क्लाउड डोमेन की चौड़ाई और लंबाई 1 किलोमीटर से अधिक थी। अब मुझे समझ में आया कि क्लाउड डोमेन को लेकर हर कोई इतना चिंतित क्यों था। यह सचमुच जानलेवा है। अगर एक्सट्रैक्शन न होता तो मुझे भागने पर मजबूर होना पड़ता। जिन लोगों के सोलर ट्रेट्स और इच्छाशक्ति कित्सुन लॉर्ड से कहीं अधिक शक्तिशाली है, वे अपनी ऊर्जा का उपयोग करके अपने सोलर ट्रेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कित्सुन लॉर्ड तीसरे स्तर के शिखर पर थे और चौथे स्तर पर पहुंचकर एक उच्चतर जीव में विकसित होने वाले थे। उनकी इच्छाशक्ति कमजोर नहीं हो सकती थी और उनका सोलर ट्रेट भी निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली था। इसलिए अब तक कोई भी कित्सुन लॉर्ड को हरा नहीं पाया था। लेकिन अब यह स्थिति बदलने वाली थी। मेरे पीछे आओ, माइकल ने जिरा और उसके पीछे चल रहे वलय को आदेश दिया। कसकर पकड़ो, उसने मौलिक महारानी से कहा, जिसने उसकी बांह पर अपनी पकड़ और कस ली। माइकल ने जिरा और अन्य वेलिर की ओर मुड़कर नहीं देखा कि वे उसका पीछा कर रहे हैं या नहीं, बल्कि बिना किसी झिझक के सीधे क्लाउड डोमेन की ओर दौड़ पड़ा। एक्सट्रैक्शन की शाखाएं सिकुड़ गईं और माइकल ने प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके एक्सट्रैक्शन डोम को मुक्त कर दिया। निष्कर्षण गुंबद तुरंत सक्रिय हो गया। इसने बादल क्षेत्र को बनाए रखने वाली ऊर्जा को सोख लिया और काले बादल द्वारा बंधक बनाई गई ऑक्सीजन को मुक्त कर दिया। निष्कर्षण गुंबद केवल उसी स्थान पर बादल क्षेत्र की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था जहां वह स्पर्श करता था। इस प्रकार भले ही माइकल ने भीतर से ऊर्जा अवशोषित करना शुरू कर दिया था, बादल क्षेत्र का विस्तार जारी रह सकता था। लेकिन ये कोई समस्या नहीं थी। माइकल ने विशाल काले बादल से ऊर्जा प्राप्त करके निष्कर्षण गुंबद का विस्तार करना शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप एक सुखद श्रृंखला प्रतिक्रिया हुई। सबसे पहले निष्कर्षण गुंबद तेजी से फैलता रहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दूसरा प्रभाव था जिसके परिणामस्वरूप बादल क्षेत्र का विस्तार रुक गया। अपनी कुछ ऊर्जा खो देने के कारण क्लाउड डोमेन को खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप विकास रुक गया।
जैसे ही ज़ीरा और वेलिर ने इस घटना को देखा, वे माइकल के पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए क्लाउड डोमेन के अंदर घुस गए। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं था कि माइकल कित्सुन लॉर्ड पर हमला करने का अवसर पैदा कर पाएगा, लेकिन सौभाग्य से उसने उन्हें गलत साबित कर दिया। एक चौथाई सेकंड के लिए हिचकिचाने के बाद वे क्लाउड डोमेन के अंदर घुस गए और माइकल के एक्सट्रैक्शन डोम तक पहुंच गए। सुनहरा गुंबद लगातार फैलता रहा, क्लाउड डोमेन को पीछे धकेलते हुए उसकी ऊर्जा को तेजी से सोखता रहा। कुछ समय बाद माइकल ने देखा कि हजारों कित्सुन भी क्लाउड डोमेन में फंस गए हैं। उसने उन्हें महसूस किया और उसके होठों से एक हल्की सी आह निकली। कित्सुन भी अपने दुश्मनों के समान भाग्य से नहीं बच सके। उन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता थी और वे क्लाउड डोमेन में दम घुटने से मर गए। केवल कित्सुन लॉर्ड ही अपने विशाल साम्राज्य में जीवित रह सकते थे। अगर तुम पहले से ही मर रहे हो तो बेहतर है कि मेरे युद्ध रून का पोषण बन जाओ, माइकल ने दम घोंटने वाले कित्सुन के अंदर निष्कर्षण के धागों से आक्रमण करने से पहले कहा। निष्कर्षण के धागे निष्कर्षण गुंबद के किनारों से बाहर निकले और दुश्मन पर आक्रमण करते हुए धीरे धीरे उनकी शक्ति को तब तक सोखते रहे जब तक कि मृत्यु ही एकमात्र सहारा नहीं रह गई। माइकल को ठीक से पता नहीं था कि क्लाउड डोमेन के केंद्र तक पहुंचने में कितना समय लगा, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनके एक्सट्रैक्शन डोम का दायरा 100 मीटर से भी अधिक हो गया था। ये जगह 1000 वेलिर के लिए कित्सुन लॉर्ड से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन वेलिर के लिए क्लाउड डोमेन में आने जाने के लिए पर्याप्त थी ताकि उन्हें ऑक्सीजन की कमी से मरने का डर न रहे। वेलिर 50 सदस्यों के छोटे छोटे समूहों में आगे बढ़े और शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए। उन्होंने हारोकी को चौंका दिया क्योंकि कित्सुन लॉर्ड को उम्मीद नहीं थी कि कोई उनके क्लाउड डोमेन को हरा सकता है। उन्हें पहले से ही पता था कि अज्ञात स्वामी उनके काले बादल की सबसे कमजोर अवस्था को भी भेद सकता है, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनके बादल क्षेत्र को भी इतनी आसानी से भेदा और नष्ट किया जा सकता है। बादल क्षेत्र उनकी सबसे शक्तिशाली शक्ति थी, एक ऐसी क्षमता जिसे प्रकट करने के लिए 5000 कित्सुन का बलिदान आवश्यक था। ये क्षमता उन्हें कभी निराश नहीं करती थी। वास्तव में ये हमेशा उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक साबित होती थी। क्लाउड डोमेन ने एक बार में 1 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली थी, जिसमें एक लॉर्ड की जान भी शामिल थी, जिसने क्लाउड डोमेन की वास्तविक शक्ति को समझने से पहले महीनों तक उससे लड़ाई की थी। यह ऐसी शक्ति नहीं थी जिसे हल्के में लिया जा सके, क्योंकि क्लाउड डोमेन को विकसित करने के बाद यह पूरे युद्ध क्षेत्र को अपने कब्जे में ले सकता था। कित्सुन लॉर्ड को विश्वास नहीं हो रहा था कि उत्पत्ति विस्तार के इस हिस्से में क्लाउड डोमेन से भी अधिक शक्ति मौजूद है। उन्होंने कभी किसी को ऐसी शक्ति के साथ नहीं देखा था। ये बात समझ से परे थी, और उससे भी अधिक की इस शक्ति का उपयोग करने वाला द्वितीय स्तर के निम्न और मध्य रैंक के बीच का एक साधारण लॉर्ड था। एक द्वितीय स्तर के लॉर्ड की सोल ट्रेट कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वह अपने क्लाउड डोमेन की वास्तविक शक्ति को भी पार कर जाए, वह भी एक ऐसे लॉर्ड द्वारा जो चौथे स्तर में प्रवेश करने ही वाला था। आखिर चल क्या रहा था? ये कौन था, और उसे उच्चतर जीवन रूप में विकसित होने से ठीक पहले ही क्यों प्रकट होना पड़ा? क्या वह कुछ और दिन इंतजार नहीं कर सकता था? यह उचित नहीं था। माइकल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कित्सुन लॉर्ड कितना उदास और क्रोधित था। उसे इससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता था। माइकल को केवल इस बात की चिंता थी कि वह एक्सट्रैक्शन डोम के 100 मीटर के दायरे को बनाए रखे और साथ ही अपने अंतिम हमले की तैयारी के लिए अधिक से अधिक ऊर्जा का निष्कर्षण करता रहे। उसे पूरा यकीन था कि क्लाउड डोमेन से अब कोई जानलेवा खतरा नहीं रह गया है, इसलिए वेलिर कित्सुन लॉर्ड से निपट सकते हैं। फिर भी माइकल कित्सुन लॉर्ड को खुद मारना चाहता था। एक तो यह उसके उन अधीनस्थों का बदला था जो एलिमेंटल्स केव में मारे गए थे, और दूसरा उसने एलिमेंटल एम्प्रेस से बदला लेने का वादा भी किया था। माइकल एलिमेंटल एम्प्रेस को यह दिखाना चाहता था कि वह हमेशा अपना वादा निभाएगा और उसे निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। वह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कभी न हो। इसके बाद माइकल ने एक विशाल हिमंदी तलवार प्रकट की। ये 10 मीटर से अधिक लंबी और 2 मीटर चौड़ी थी। हिमंदी तलवार प्रकट होते ही माइकल ने इसे प्रबल तलवार ऊर्जा से घेर लिया। हालांकि माइकल ने हमेशा की तरह प्रबलित तलवार की ऊर्जा का उपयोग करने के बजाय हिमंदी तलवार को यथासंभव संकुचित करने के लिए ऊर्जा का प्रयोग किया। 10 मीटर लंबी तलवार संकुचित होकर 1 मीटर लंबी ब्लेड बन गई। हिमंदी तलवार के संकुचित होने के बाद माइकल ने एक बार फिर हिमंदी का उपयोग करके संकुचित हिमंदी तलवार को हिमंदी की एक और परत से ढक दिया। इसके बाद हिमंदी तलवार अपने पूर्व आकार में फैल गई और माइकल ने प्रबलित तलवार की ऊर्जा का उपयोग करके हिमंदी तलवार को दूसरी बार संकुचित कर दिया। माइकल ने ऊर्जा संचय करते हुए इस चक्र को कई बार दोहराया।
उसने देखा कि वेलिर ने कित्सुन लॉर्ड के शरीर पर कई गहरे घाव कर दिए, लेकिन घाव करने के बदले में कित्सुन लॉर्ड को अपने सामने वाले वेलिर को मारने के कुछ मौके मिल गए। माइकल के अंतिम हमले की तैयारी के दौरान कित्सुन सरदार ने लगभग 50 वेलिर को मार गिराया। यह माइकल की अपेक्षा से कहीं अधिक था, खासकर इसलिए क्योंकि लगभग सभी कित्सुन की युद्ध क्षमता निम्न श्रेणी की थी। जब ग्लेसिकल तलवार को बार बार संपीड़ित किया गया और प्रबलित तलवार ऊर्जा की कई परतों से लेपित किया गया, तो ये 2 मीटर लंबी विशाल तलवार के परिष्कृत ब्लेड की तरह दिखने लगी। बर्फ पॉलिश किए हुए स्टील की तरह चमक रही थी, जो और भी तेज हो गई क्योंकि माइकल ने अपनी संचित ऊर्जा का अधिकांश भाग प्रबलित तलवार ऊर्जा के प्रतीक और ग्लेसिकल दोनों पर संवर्धन की 7 परतें लगाने में इस्तेमाल किया, जिससे अत्यधिक संपीड़ित उन्नत ऊर्जा ग्लेसिकल ब्लेड की अंतिम परत तैयार हो गई। इस हमले को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि ज्यादातर पीक टियर 3 अवेकिन भी उसे अपने भंडार में नहीं रख सकते थे, और इतने समय में कई घातक हमले किए जा सकते थे। हालांकि माइकल ने किसी को भी अपने ऊपर हमला करने की इजाजत नहीं दी, यहां तक कि उस असहनीय सिरदर्द को भी नहीं जो उसे काफी समय से परेशान कर रहा था। माइकल ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसने एक ही झटके में निष्कर्षण गुंबद को पीछे खींच लिया और फिर अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग निष्कर्षण शक्ति प्रदान करने के लिए किया। उसने अत्यधिक संपीड़ित उन्नत क्यूई ग्लेसिकल ब्लेड को निष्कर्षण शक्ति से ढक दिया। अगले ही पल उसका हाथ सीधी रेखा में नीचे की ओर बढ़ा और क्यूई ग्लेसिकल ब्लेड प्रकट हो गया। रास्ते से हट जाओ, माइकल ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। उसकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। ऊर्जाहीन हो चुके माइकल को केवल इतना ही दिखाई दे रहा था कि क्यूई ग्लेसिकल ब्लेड अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा दिया। वेलिर द्वारा छोड़े गए धधकते निशान तुरंत बुझ गए और वेलिर के जलते हुए बाल भी अपने चारों ओर छाए जमा देने वाले इस भयानक हिमपात से बचने के प्रयास में तेजी से फड़फड़ाने लगे। अत्यधिक संपीड़ित उन्नत क्यूई ग्लेसिकल ब्लेड ने अचानक खतरनाक दबाव छोड़ा, ठीक उसी समय जब माइकल ने कित्सुन लॉर्ड पर स्पिरिट डिस्टर्बेंस का उपयोग करने के लिए अपने भीतर की अंतिम ऊर्जा और इच्छाशक्ति का इस्तेमाल किया। कित्सुन लॉर्ड ने जोर से दहाड़ लगाए और अपने आसपास के वेलिर को दूर धकेलने और हटाने के लिए क्लाउड डोमेन का इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उनके शरीर पर कई नए घाव उभर आए। 1/4 सेकंड बाद ही ग्लेसिकल ब्लेड आ पहुंचा। तलवार की नोक कित्सुन लॉर्ड की छाती के ठीक बीचों बीच जा लगी। वह अब और विरोध नहीं कर सका। अगले ही पल कित्सुन लॉर्ड के चारों ओर मौजूद सभी वेलिर को केवल खून ही दिखाई दिया और उसके तुरंत बाद कित्सुन लॉर्ड के चेहरे पर घोर आतंक छा गया। ऐसा नहीं हो सकता, अचानक वेलिर दर्द से चीख उठा। ग्लेसिकल ब्लेड ने कित्सुन लॉर्ड को चीरते हुए 2 टुकड़ों में काट दिया और फिर फटकर अत्यधिक शक्तिशाली हिमपात का भयानक विस्फोट कर दिया। बर्फीली धुंध ने तुरंत आसपास के इलाके को घेर लिया। ये धुंध कुछ पीक टियर 2 वेलिर और यहां तक कि 3 घायल लो रैंक कॉमन टियर 3 अवेकेंड को मौत के घाट उतारने ही वाली थी कि माइकल ने सहज प्रतिक्रिया के रूप में, न कि किसी योजनाबद्ध निर्णय के तहत, बर्फीली धुंध को वापस खींच लिया। इसके तुरंत बाद वह पसीने से तरबतर पीठ के साथ जमीन पर गिर पड़ा। जोर जोर से सांस लेते हुए माइकल को केवल कित्सुन लॉर्ड की ऊर्जा का प्रवाह अपने वॉर रूम तक पहुंचता हुआ महसूस हो रहा था। यह ऊर्जा प्रवाह अब तक प्राप्त किसी भी ऊर्जा प्रवाह से कहीं अधिक शक्तिशाली था। शायद सब कुछ समझ लेने के बाद मैं टियर 2 के मध्य रैंक तक पहुंच जाऊंगा। माइकल के दिमाग में बस यही ख्याल आया था कि उसके आसपास की दुनिया अंधेरी हो गई। उपहार। माइकल को होश आने में कई घंटे लग गए। उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फटने वाला है, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति पहले से काफी बेहतर थी। यहां तक कि उसके दाहिने हाथ में भी पहले जितना दर्द नहीं हो रहा था। अपने हाथों को नीचे की नर्म जमीन पर टिकाते हुए माइकल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो पाया कि वह एक बड़े तंबू के अंदर गद्दे पर लेटा हुआ है। मैं यहां कैसे आ गया? माइकल ने सोचा, इससे पहले कि उसने महसूस किया कि मौलिक महारानी का वशीकरण करने वाला बंधन उसे धीरे से अपनी ओर खींच रहा है। तुम कहाँ हो? उसने तुरंत महारानी से पूछा। तंबू के चारों ओर अच्छी तरह से नजर डालने के बाद माइकल समझ गया कि वह अभी भी सवाना क्षेत्र में है। हवा में फैली गंध से यह भी स्पष्ट था कि वह कित्सुन लॉर्ड की सीमावर्ती बस्ती से ज्यादा दूर नहीं था। मैं आ रही हूं। तंबू के प्रवेश द्वार से अंदर घुसने से ठीक पहले महारानी ने जवाब दिया। उसने खुद को उसके ऊपर गिरा दिया और माइकल को कसकर गले लगा लिया। धन्यवाद, मेरे लोगों का बदला लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एलिमेंटल एम्प्रेस फूट फूट कर रोने लगी, उसका आलिंगन पहले से भी अधिक कस गया।
माइकल अभी एलिमेंटल एम्प्रेस को ये बताने ही वाला था कि उसने अपने लोगों के लिए भी बदला लिया है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसने जिरा, एक और वेलिर जो जिरा के एक बड़े संस्करण की तरह दिखती थी, और दो अज्ञात पुरुषों को तंबू में प्रवेश करते देखा। तुम उम्मीद से जल्दी जाग गए, जिरा ने माइकल को आंख मारी, जिस पर माइकल ने अपनी भौहें ऊपर उठा ली। जिरा की हमशक्ल चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए आगे बढ़ी। उसने अपने हाथ जोड़े और होंठ खोलकर उसका अभिवादन किया। हमें खुशी है कि तुम जाग गए। मेरा नाम वाल्किरिया है, लेकिन ज्यादातर लोग मुझे वेलिर लॉडेस कहते हैं। तुम माइकल ही होगे। एलिमेंटल एम्प्रेस ने हमें तुम्हारे कारनामों के बारे में बताया था। तुम बहुत बहादुर हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। या मूर्ख, वेलिर लॉडेस के बगल में खड़े एक व्यक्ति ने कहा। उसका शरीर कुछ हद तक मानव जैसा दिखता था, लेकिन ऐसा लगता था मानो वह तरल पदार्थों से बना हो। माइकल ने उसके पूरे शरीर पर तरल पदार्थ को लगातार बहते हुए देखा। उसका सिर सरीसृप जैसा था, लंबे कान और रेजर जैसे नुकीले दांत थे। उसकी रीढ़ की हड्डी से नुकीले कांटे निकले हुए थे और उसके पैर असाधारण रूप से लंबे थे, जो उसके शरीर के अनुपात से मेल नहीं खाते थे। वह लेप्रिक्स रेस के सदस्य थे। उसकी इस टिप्पणी पर वेलिर लॉडेस ने भौहें चढ़ा दी और अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोकते हुए बोली, उसी की वजह से हम कित्सुन लॉर्ड को हरा पाए। भले ही तुम्हें लगता हो कि उसके काम मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन तुम्हें चुप रहना चाहिए। सवाना क्षेत्र में लेप्रिक्स रेस के स्वामी वेलिर लॉडेस के गुस्से का जवाब देने ही वाले थे कि उनके बगल में खड़े जिनूर लॉर्ड ने उन्हें रोक लिया। वह सही कह रही है। हारो की अगले स्तर पर पहुंचकर एक उच्चतर जीव बनने ही वाला था। अगर इस युवक की हरकतें चाहे मूर्खतापूर्ण ही क्यों न होती, तो हमें कित्सुन लॉर्ड को हराने में बहुत अधिक कठिनाई होती। हमारा नुकसान इतना अधिक होता कि उससे उबरना असंभव होता, जिनूर लॉर्ड ने माइकल की ओर मुड़ने से पहले कहा। जिनूर लॉर्ड का शरीर चांदी के धातु से बना था। उसका रूप किसी वेवोल्फ जैसा था, जिसकी त्वचा भी चांदी के धातु से ढकी हुई थी। उसके पंख भी चांदी के थे, लेकिन वे उड़ने के लिए बहुत भारी लग रहे थे। अगर माइकल गलत नहीं था, तो पंख महज सजावट थे। कम से कम जिनूर लॉर्ड के वर्तमान स्तर पर तो ऐसा ही था। शायद वह उच्च स्तर पर पहुंचने पर उड़ना सीख सकता था। जिनूर लॉर्ड की आंखें गहरे नीले रंग की और काफी बड़ी थीं। जैसे ही माइकल युवा लॉर्ड के पास पहुंचा, उसकी आंखें उसे ध्यान से घूर रही थीं। लगता है तुम्हें दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करता हूं, जिन्यूर लॉर्ड ने माइकल की छाती पर अपना ठंडा धातुई पंजा दबाते हुए कहा। माइकल चौंक गया और पीछे हटने ही वाला था कि उसके सिर और हाथ का दर्द गायब हो गया। उसके दाहिने हाथ की टूटी हुई हड्डियां फिर से जुड़कर अपनी जगह पर आ गईं, जिससे चटकने की आवाजें आने लगीं। ये आवाजें बिल्कुल भी सुखद नहीं थीं, लेकिन माइकल को साफ महसूस हो रहा था कि उसका टूटा हुआ हाथ ठीक हो गया है, इसलिए उसने पीछे हटने की अपनी सहज प्रवृत्ति को अनसुना कर सतर्क रहने का फैसला किया। एलिमेंटल एम्प्रेस ने जिनूर लॉर्ड को संदेह भरी निगाहों से देखा। जैसे ही जिनूर लॉर्ड ने कोई मूर्खतापूर्ण हरकत की और उसके स्वामी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वह तुरंत उस पर हमला करने के लिए तैयार थी। हालांकि वह समय कभी नहीं आया। जिनूर लॉर्ड ने माइकल की बांह को ठीक किया और तुरंत पीछे हट गया। आपका हाथ अब ठीक है। जहां तक आपके सिरदर्द की बात है, कई घंटों तक इस तरह से लड़ने से आपकी मानसिक शक्ति बहुत कम हो गई होगी। 1-2 दिन आराम करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अच्छी तरह आराम करने के बाद सिरदर्द ठीक हो जाना चाहिए। अगर यह आपको परेशान करता रहे तो थोड़ा और आराम कर लें। धन्यवाद, माइकल ने जवाब दिया। उसे खुशी थी कि कोई उसकी मदद करने के लिए वहां मौजूद था। वह टूटे हुए हाथ के साथ घर वापस जाना नहीं चाहता था। आखिर माइकल को पता ही नहीं था कि घर वापसी के रास्ते में उसका क्या इंतजार कर रहा है। उम्मीद है कि कुछ खास नहीं होगा। वैसे स्टिंगा कहाँ है? माइकल ने टेलीपैथी के जरिए एलिमेंटल एम्प्रेस से पूछा। एलिमेंटल एम्प्रेस उसकी ओर मुड़ी और हल्की सी मुस्कुराए। सन डेमोस ने मुझे बताया कि टियारा और वन कल्पित बोनो को गोल्डन स्टिंगा वास्प की आवश्यकता हो सकती है। मुझे ठीक से पता नहीं क्या हुआ, लेकिन यह महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैंने इसे वापस घर भेज दिया। उसने उसे सूचित किया। क्या तुम सन डेमोस से बात कर सकते हो? माइकल ने हैरानी से अपने दूसरे वश में किए गए साथी को देखते हुए अचानक कहा। उसे नहीं पता था कि वश में करने वाले बंधन इस तरह काम करते हैं। माइकल को पूरा यकीन था कि सन डेमोस और एलिमेंटल एम्प्रेस केवल उससे ही टेलीपैथिक रूप से संवाद कर सकते हैं, एक दूसरे से नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हुआ। हमारे विलय के बाद मैं सन डेमोस की आवाज सुन सका। जब उसने बंधन के जरिए महसूस किया कि तुम बेहोश हो गए हो, तो वह चिंतित हो गया।
मैंने उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह अच्छी बात थी, है ना? एलिमेंटल एम्प्रेस चिंतित लग रही थी। एक पल के लिए उसे डर लगा कि कहीं उसने अपने स्वामी को नाराज करने वाली कोई बात तो नहीं कर दी। सौभाग्य से माइकल ने बस उपहास किया। उसे यह विश्वास करना मुश्किल लग रहा था कि एलिमेंटल एम्प्रेस पहले जैसी ही है। ऐसा लग रहा था मानो बदला लेने से उसके ऊपर से वह भारी बोझ हट गया हो जो वह अपने लोगों की मृत्यु के बाद से ढो रही थी। अंततः एलिमेंटल एम्प्रेस आजाद हो गई। अब वह बिना किसी यातना के डर के या माइकल द्वारा अनंत काल तक किसी दीवार से बांधे जाने के डर के बिना जो चाहे कर सकती थी। माइकल ऐसा कभी नहीं करेगा। पिछले कुछ दिनों में एलिमेंटल एम्प्रेस को ये बात समझ आ गई थी। माइकल अपने लोगों को बलिदान करने देने की बजाय सीधे खतरों में कूदना पसंद करेगा। माइकल अभी एलिमेंटल एम्प्रेस से यह पूछने ही वाला था कि टियारा और बाकी लोगों को स्टिंगर की मदद की जरूरत क्यों है, लेकिन तभी उसने तीनों लॉर्ड्स और जेरा की आंखों में उलझन देखी। इसलिए उसने विषय बदल दिया। मैं कितनी देर सोया रहा? उसने सबसे पहले पूछा। तुम लगभग 24 घंटे से बाहर थे, लेकिन इसकी उम्मीद तो थी ही। तुमने जो हमले किए वे तुम्हारे स्तर से कहीं ऊपर थे। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये कैसे किया, लेकिन तुमने कित्सुन लॉर्ड को 2 टुकड़ों में काट दिया, जबकि तुम तो सिर्फ निम्न मध्यम स्तर के दूसरे लॉर्ड हो। तुम्हारी युद्ध क्षमता तो पौराणिक ही होगी, शायद उससे भी कहीं ऊपर। ज़ेरा ने अपनी आवाज में ईर्ष्या छुपाने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। हालांकि उसकी आंखों ने उसकी पोल खोल दी और माइकल ने ईर्ष्या भरी निगाहों को उस पर टिके हुए देखा। वेलेर की स्वामिनी ने अपनी बेटी को डांटा और अगले ही पल उसे पीछे खींच लिया। आपकी असाधारण युद्ध क्षमता को एक तरफ रखते हुए हम कित्सुन लॉर्ड पर आक्रमण करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। अन्य लोग थोड़ा और मजबूत होने तक कित्सुन लॉर्ड और उसके क्षेत्र से दूर रहते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप केवल द्वितीय श्रेणी के लॉर्ड होते हुए भी कित्सुन लॉर्ड पर आक्रमण किया। इसीलिए हमने आपको धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझा, न केवल लॉर्ड होने के नाते बल्कि उन सभी की ओर से भी जिन्हें आपने कित्सुन लॉर्ड के घिनौने चंगुल से बचाया। वेलेर लॉर्डेस ने माइकल को एक छोटा थैला देते हुए कहा। माइकल ने थैला स्वीकार किया और उसे अपने हाथों में लेकर गौर से देखा। कुछ ही क्षणों में उसने थैले के भीतर कुछ ऊर्जा प्रवाहित की। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसने तीनों लॉर्ड्स को बड़ी हैरानी से देखा। एक गैर आर्टिफैक्ट भंडारण उपकरण, इसमें इतनी जगह भी है। वाह! माइकल की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसके पास एक स्थानिक थैली आर्टिफैक्ट और युद्ध रून की भंडारण क्षमता थी। हालांकि इन दोनों की संयुक्त भंडारण क्षमता गैर आर्टिफैक्ट भंडारण थैली की तुलना में ज्यादा से ज्यादा 1/4 ही थी। उन्होंने सभी शवों को थैले के अंदर ही रखा था, यहां तक कि कित्सुन लॉर्ड का शव भी अंदर है। आश्चर्यजनक। चूंकि आप इस थैले की दुर्लभता से अवगत हैं, हमें आशा है कि आप इससे संतुष्ट होंगे। हमारे सभी क्षेत्रों के वार्षिक कोष का 1/4 हिस्सा आपके लिए ये थैला खरीदने में खर्च किया गया था। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम इससे कम कुछ नहीं कर सकते। आपकी सहायता आपके अनुमान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। जिनूर लॉर्ड ने कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन्हें झुककर प्रणाम किया। वह इस बात को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था कि माइकल के बिना कित्सुन लॉर्ड और भी ज्यादा समस्याएं खड़ी कर सकता था। इसके बजाय वह कुछ हद तक सच बोलता रहा। अपनी वार्षिक धनराशि का 1/4 हिस्सा खर्च करना कित्सुन लॉर्ड के हाथों अपना क्षेत्र खोने से कहीं बेहतर है। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है, माइकल ने मन ही मन सोचा और हल्की सी हंसी दबा ली। माइकल ने तीनों लॉर्ड्स से कित्सुन शवों के अलावा कुछ भी मांगने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अगर वे उसे कुछ उपहार देने को तैयार थे तो वह उपहार क्यों नहीं स्वीकारेगा। इस तक हर कोई पहुंच सकता है, इसलिए यह एक छोटी सी कमी है, लेकिन आप इसका फायदा भी उठा सकते हैं, ज़ेरा ने आगे कहा, जिससे तीनों लॉर्ड्स ने उसे घूर कर देखा। लेकिन माइकल ने बस सिर हिलाया। गैर पुरातत्व भंडारण उपकरणों की यही खामी है, उनमें सील न होना सामान्य बात है। क्या हम आपकी किसी और चीज में मदद कर सकते हैं? वेलेर की स्वामियों ने पूछा। अपनी बेटी की लगातार मूर्खता के कारण अचानक उन पर दबाव महसूस होने लगा। माइकल ने एक पल सोचा और अपना सिर झुकाया। वह किसी बात पर चर्चा करना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि तीनों लॉर्ड्स कैसी प्रतिक्रिया देंगे। तीनों लॉर्ड्स आपस में सौहार्दपूर्ण प्रतीत होते थे, लेकिन अब जब उनका साझा दुश्मन मारा जा चुका था तो उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। लेकिन अंततः माइकल को उस प्रश्न का उत्तर जानना ही था जो बार बार उसके मन में कौंध रहा था। आप कित्सुन लॉर्ड के क्षेत्र के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? दुर्स्वप्न घोड़ा। आप कित्सुन लॉर्ड के क्षेत्र के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं?
माइकल के सवाल का जवाब खामोशी से मिला। ये खामोशी उसकी पसंद से कहीं ज्यादा देर तक चली। उसे लगा कि उसे यह सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। उसकी बेचैनी तब और बढ़ गई जब तीनों लॉर्ड्स ने कुछ पल एक दूसरे को देखा और फिर अपनी नजरें वापस उस पर टिका दी। उनकी तीखी निगाहें उस पर टिकी थीं, जिससे वह उलझन में पड़ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या चाहते हैं। वे मुझसे अपने ही सवाल का जवाब देने की उम्मीद तो नहीं करते, है ना? माइकल ने सोचा, क्योंकि पूरे तंबू में असहजता छा गई थी। तुम लोग जो भी करने की योजना बना रहे हो, क्यों न तुम लोग जंगली जंगल से दूर रहो। मैं तुम तीनों से जंगली जंगल के लिए लड़ना नहीं चाहता। कित्सुन लॉर्ड के खिलाफ मिलकर लड़ने के बाद ये ठीक नहीं लगता। हालांकि माइकल उनसे जवाब पाना चाहता था, लेकिन तीनों लॉर्ड अपनी राय बताने में हिचकिचा रहे थे। वे जानते थे कि कित्सुन लॉर्ड को मारने के लिए माइकल ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। उनकी मदद महज थोड़ी सी मदद और काम तमाम करने तक ही सीमित थी। बस इतना ही चाहिए? जिरा ने पूछा, तभी उसकी मां ने बीच में ही टोक दिया। उसने जिरा का मुंह हाथ से ढक दिया और माइकल को धन्यवाद देते हुए मुस्कुराए। सच कहूं तो अनछुए जंगल जैसे वन हमारे सबसे पसंदीदा वातावरणों में से नहीं है। हम किसी भी हालत में अनछुए जंगल में घुसपैठ नहीं करना चाहेंगे। वेलिर लॉर्डिस ने अपने होठों पर एक सच्ची और जीवंत मुस्कान के साथ खुलासा किया। हम तीनों मिलकर सवाना क्षेत्र में कित्सुन लॉर्ड के इलाके को आपस में बांट लेंगे। अनटेम्ड जंगल तुम अपने पास रख सकते हो, जिनूर लॉर्ड ने कहा और फिर जोड़ा, जरूर, मुझे उम्मीद है कि हम संपर्क में रहेंगे और कुछ व्यापारिक मार्ग स्थापित करेंगे। अगर तुम एलिमेंटल एम्प्रेस का सही ढंग से पालन पोषण करना चाहते हो तो उसे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करके और अधिक एलिमेंटल कोर बनाने होंगे। तब तक तुम्हें उसे अपने इलाके का एक हिस्सा देना चाहिए ताकि वह अपना समाज बना सके, या फिर उसके समाज को अपने लोगों के साथ मिला लो। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा। किसी भी तरह से एलिमेंटल एम्प्रेस के आपके साथ होने से आपके क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से एलिमेंटल क्रिस्टल और एलिमेंटल बीज उत्पन्न होंगे। अगर आप कभी इनका व्यापार करना चाहें तो मुझे संदेश भेजें। मैं आपको अच्छी कीमत दूंगा। जिनूर लॉर्ड ने अपने भंडार से एक संचार क्रिस्टल निकालते हुए सुझाव दिया। उसने संचार क्रिस्टल माइकल को सौंप दिया और हल्की सी मुस्कान दी जो जिनूर के चेहरे पर बेहद क्रूर लग रही थी। वेलिर लॉर्डिस और लेप्रिक्स लॉर्ड ने भी बिना किसी झिझक के 2 संचार क्रिस्टल उठा लिए। उन्होंने जिनूर लॉर्ड से कुछ इसी तरह की बात कही और माइकल को अपना एक संचार क्रिस्टल दे दिया। माइकल को सवाना क्षेत्र से कोई खास मतलब नहीं था। वह पहले से ही अनटेम्ड जंगल में अपनी छोटी सी बस्ती में काफी व्यस्त था। हालांकि तीनों लॉर्ड्स के साथ व्यापार करना उसे काफी अच्छा लग रहा था। कित्सुन सरदार की मृत्यु हो जाने के बाद माइकल और तीनों सरदारों को काफी राहत मिली। माइकल को अब अपने क्षेत्र पर धूर्त और कपटी कित्सुन के हमले की चिंता नहीं थी, वहीं तीनों सरदारों को भी अपने विनाश का डर नहीं था। पिछले कुछ वर्षों से तीनों सरदारों के मन में जो तनाव था वह अंततः शांत हो गया और उसकी जगह स्वतंत्रता और अपने क्षेत्रों के भविष्य के विकास के बारे में अनिश्चितता ने ले ली। वे अपने क्षेत्र का काफी विस्तार भी कर सकते हैं। क्या मैं कुछ कहना भूल गया? मुझे क्या कहना था? माइकल ने याद करने की कोशिश करते हुए अपने सिर के पीछे खुजली की। अरे, मुझे एक और शर्त याद आ गई, उसने कहा जब उसे आखिरकार यह बात समझ में आए। तीनों लॉर्ड्स ने एक साथ भौहें चढ़ाईं, लेकिन माइकल ने हाथ हिलाकर लॉर्ड्स को थोड़ा शांत होने का इशारा किया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम इस मुद्दे पर एकमत हैं। मैं सभी कित्सुन को खत्म करना चाहता हूं, इसलिए हम में से किसी को भी कित्सुन को अपना गुलाम बनाने या ऐसा कुछ भी करने की अनुमति नहीं होगी। बस उन्हें मार डालो। माइकल कित्सुन को जीवित रहने, अपनी आबादी को तेजी से बढ़ाने और संभावित रूप से लॉर्ड्स के खिलाफ विद्रोह करने, उन्हें मारने और अपना खुद का मूल क्षेत्र बनाने का अवसर नहीं देना चाहता था, जहां कित्सुन जाति के लॉर्ड्स और जागृत लोग पैदा हो सके और अपने युद्ध प्रतीक को प्रकट करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो सकें। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हारोकी जैसे कित्सुन फिर कभी दिन का उजाला न देख सके, उन्हें सभी कित्सुन को खत्म करना होगा। लेकिन माइकल के कित्सुन से छुटकारा पाने का यही एकमात्र कारण नहीं था। इसके पीछे बदला लेने की भावना भी थी, मौलिक महारानी का बदला। कित्सुन सरदार की मृत्यु से महारानी का क्रोध कुछ हद तक शांत हुआ। हालांकि उनके भीतर अभी भी क्रोध की आग सुलग रही थी। यह आग तभी शांत होगी जब कित्सुन जाति अनछुए जंगल और सवाना क्षेत्र से पूरी तरह गायब हो जाएगी और पृथ्वी से उनका अस्तित्व पूरी तरह मिट जाएगा। लॉर्ड्स ने राहत की सांस ली और माइकल की शर्त मान ली। माइकल के कुछ कहे बिना भी तीनों लॉर्ड्स कित्सुन को जिंदा नहीं रहने देते। वह जाति इतनी दुष्ट थी कि उसे जीने का दूसरा मौका देना नामुमकिन था।
उनमें से हर एक को मरना ही था और समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना था। माइकल को खुशी थी कि कित्सुन के मामले में तीनों लॉर्ड्स की सोच उससे मिलती जुलती थी। अब उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसे केवल इतना ही करना बाकी था कि वह कित्सुन को एंटेम जंगल से हटा दे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तीनों लॉर्ड्स और ज़िरा के साथ कुछ विनम्र बातचीत के बाद माइकल को बेस में मौजूद अपने लोगों का फोन आया। टियारा और एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम लौट आए हैं। वे अपने साथ ग्रेटर ईगल्स और गोल्डन स्टिंगर वास्प को भी लाए हैं, लेकिन किसी तरह वे घायल लग रहे हैं। मेरे प्रभु, क्या आपको यकीन है कि उन्हें अकेला छोड़ना सही फैसला था? ब्लेयर ट्रेजर ने ही उसे फोन किया था। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था वह उसे लगभग सब कुछ पता था, क्योंकि वह मुख्य टोही दल की नेता थी। ब्लेयर को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी की आवश्यकता थी, जिसमें कित्सुन लॉर्ड द्वारा विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसके अड्डे पर हमला करने की संभावना भी शामिल थी। सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। कित्सुन लॉर्ड ने ठीक वैसा ही किया जैसा माइकल ने भविष्यवाणी की थी। वह अपने अंधभक्ति में एलिमेंटल एम्प्रेस के पीछे पीछे चला गया और हर गुजरते मिनट के साथ माइकल के क्षेत्र से और दूर होता चला गया। अब जब कित्सुन लॉर्ड मर चुका था तो एंटेम जंगल में कित्सुन लोगों के पागल हो जाने की संभावना के अलावा और कोई खास समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन माइकल को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। टियारा को पहले थोड़ी चोट लगी थी, लेकिन एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम के केवल लियोफाम को ही कुछ चोटें आनी चाहिए थीं। और हाँ, लिलिका को भी। लेकिन बाकी लोग चोटिल होने के बजाय बुरी तरह थके हुए होने चाहिए थे। क्या तुम्हें पता है क्या हुआ, ब्लेयर? माइकल ने संचार क्रिस्टल के माध्यम से पूछा। वह तीनों लॉर्ड्स और जीरा से दूर हट गया और संचार क्रिस्टल पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मुझे भी पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ और चोटें आई हैं। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान है। मुझे नहीं लगता कि कुछ बुरा हुआ होगा, मेरे प्रभु। माइकल को ये देखकर भौहें चढ़ानी पड़ी। टियारा और बाकी लोग चोटिल और थके हुए लग रहे थे, लेकिन वे खुश थे। आखिर एंटेम जंगल में ऐसा क्या हुआ था जिससे वे खुश थे? माइकल असमंजस में था और लॉर्ड्स को ये बताने ही वाला था कि वह अपने क्षेत्र में वापस लौट जाएगा, तभी ज़िरा उसके पास आ गई। लगता है आपको अब जाना होगा। अगर आपका काम यहाँ पूरा हो गया है तो क्या मैं आपको जंगली जंगल में वापस ले जाऊं? मेरे पास एक तेज साथी है जो आपको आपकी सोच से भी जल्दी जंगली जंगल तक पहुंचा सकता है। उसने धीमी सी सीटी बजाने से ठीक पहले यह बात कही। पहले कुछ सेकंड में कुछ नहीं हुआ। हालांकि ज़िरा की सीटी बजने के 10 सेकंड से भी कम समय में माइकल को तंबू के बाहर कुछ सुनाई दिया। ज़िरा बाहर चली गई और माइकल भी उसके पीछे पीछे गया। तभी उसे एक ऐसी उपस्थिति का एहसास हुआ जिससे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। काले रंग के आवरण और अलौकिक चमक से युक्त एक राक्षस माइकल के सामने प्रकट हुआ। वह एक घोड़ा था, या कम से कम माइकल ने ऐसा ही अनुमान लगाया। राक्षस ऐसा लग रहा था मानो उसे अथाह गहराई में धधकते हुए ऑब्सीडियन से बनाया गया हो। उसका शरीर मांसल था और ऐसा लग रहा था मानो अंधकार की गहराइयों से निकली परछाइयां उसके अस्तित्व से चिपकी हुई हो। घोड़े की याल नरक की आग का झरना थी, लाल और नारंगी लपटों की एक प्रचंड धारा जो अपने आप में एक नरकीय जीवन में नाचती और टिमटिमाती थी। उस घोड़े को देखते ही सांस लेना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उस राक्षस की भारी और द्वेषपूर्ण आभा पूरे वातावरण में फैल जाती थी। क्या ये तुम्हारा साथी है? क्या ये कोई डरावना घोड़ा है? माइकल ने पूछा। उसे अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा था उस पर यकीन नहीं हो रहा था। जी हाँ, इकलौता नाइटमेयर हॉर्स जिसे मैंने खुद पाला है, ज़िरा ने गर्व से कहा। माइकल उसकी क्षमताओं को स्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। नाइटमेयर हॉर्स सवारों को अस्वीकार करने के लिए जाने जाते थे। यहाँ तक कि जो लोग उनकी भयावह आभा को नजरअंदाज कर सकते थे वे या तो जलकर राख हो जाते थे, या नाइटमेयर हॉर्स उन पर हिंसक लातों और नरक की आग की बौछारों से हमला कर देता था अगर वे उसके पास जाने की हिम्मत करते थे। फिर भी ज़िरा ने बिना किसी चिंता के नाइटमेयर हॉर्स को थपथपाया, मानो वह उसका पालतू जानवर हो। तुम्हें वाकई खुद पर गर्व होना चाहिए, माइकल ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर कुछ और ही कहा। तुम मुझे वापस ले जाना चाहते हो? इस पर क्या तुम्हें यकीन है कि यह मुझे अपनी पीठ पर बैठने देगा? कित्सुन लॉर्ड के खिलाफ लड़ाई में बच निकलने के तुरंत बाद माइकल किसी भयानक घोड़े के हाथों जलकर मरना नहीं चाहता था। हालांकि ज़िरा को माइकल की शंकाओं की ज्यादा परवाह नहीं थी। नाइटमेयर हॉर्स को एलिमेंटल एम्प्रेस पसंद है और एलिमेंटल एम्प्रेस ने उसे बताया कि तुम अच्छे इंसान हो। एम्प्रेस ने मेरी छोटी बेटी को तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, इसलिए मेरी बेटी ने तुम्हें वापस लाने का प्रस्ताव दिया।
अगर मेरी बेटी ने पहले अनुमति न दी होती तो मैं तुम्हें वापस लाने का प्रस्ताव नहीं देती, ज़िरा ने गंभीर स्वर में कहा। ठीक है, माइकल केवल इतना ही कह सका, तो चलिए चलते हैं। सवाना क्षेत्र में और समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कित्सुन लॉर्ड मर चुका था, माइकल को सैकड़ों जागृत शव और हजारों कित्सुन शव प्राप्त हुए थे, और कित्सुन लॉर्ड को मारने के लिए उसे एक काफी महंगा उपहार भी मिला था। अब अनछुए जंगल में लौटने का समय आ गया था, वह घर जहां कुछ मुश्किल भरे दिन उसका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार उसे अभी भी अपनी प्रजा को 1500 लड़ाकों की मौत के बारे में और यह सब कैसे हुआ, इसके बारे में बताना बाकी था। यह तो मुसीबत खड़ी कर देगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, माइकल ने सोचा और नाइटमेयर हॉर्स की पीठ पर अपना पैर घुमाते हुए उछलकर ज़िरा के ठीक पीछे बैठ गया। घर वापस जाने के विचार की तुलना में दुर्स्वप्न के घोड़े की सवारी करना बहुत कम खतरनाक लग रहा था, जहां उसे अपनी ही प्रजा के खिलाफ डटकर मुकाबला करना होगा। ये या तो मजेदार होगा या फिर एक आपदा। नाइटमेयर हॉर्स की सवारी उतनी बुरी नहीं थी जितनी माइकल ने उम्मीद की थी। नाइटमेयर हॉर्स तेज था, लेकिन ये सवाना क्षेत्र में एक प्राकृतिक लय और सुंदरता के साथ दौड़ता था, जिससे माइकल के लिए इसकी पीठ पर बने रहना बहुत आसान हो गया। बेशक ग्रेटर ईगल्स तेज थी क्योंकि वे सीधे गंतव्य तक उड़ सकते थे और उन्हें इलाके के अनुसार अपनी गति समायोजित करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी नाइटमेयर हॉर्स उसकी घुड़सवार सेना के लिए बेहतरीन सवारी साबित हो सकते थे। अगर मेरा इलाका सवाना में होता, न कि जंगली जंगल में, तो मैं निश्चित रूप से उनमें से एक ले लेता। नाइटमेयर हॉर्स की पीठ पर सवार होकर अनटेम जंगल में वापस जाने में ज्यादा समय नहीं लगा। माइकल को सामान्य तरीके से अपने इलाके में वापस पहुंचने के लिए अनटेम जंगल में काफी लंबा सफर तय करना पड़ता, लेकिन ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उसने अपना बायां पैर नाइटमेयर हॉर्स की पीठ पर घुमाया और जमीन पर कूद गया। वापस छोड़ने के लिए धन्यवाद। अगर कभी मेरे इलाके में आना चाहो तो मुझे संदेश भेज देना, सब ठीक रहेगा, माइकल ने ज़िरा से कहा। पहले तो उसने सचमुच में अपने शब्दों का मतलब नहीं समझा और उन्हें लगा कि ये महज औपचारिकता है, लेकिन फिर उसे ज़िरा की दिलचस्प युद्ध शैली याद आ गई। अगर ज़िरा उसके इलाके में आ जाए तो वह माइकल के लोगों को बहुत कुछ सिखा सकती है। यहाँ तक कि माइकल भी ज़िरा से बहुत कुछ सीख सकता है। मैं इस बारे में सोचूंगी। निमंत्रण के लिए धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा, ज़िरा ने जवाब दिया और अपने साथी को नियंत्रित करने के लिए नाइटमेयर हॉर्स की लगाम खींची। वैसे मुझे पता है कि यह पूछना मना है, लेकिन ज़िरा हिचकिचाए। उसने माइकल की ओर देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मन में उठ रहे सवाल को पूछे या नहीं। लेकिन माइकल की आंखों में चमक देखकर ज़िरा खुद को रोक नहीं पाए और बोली, तुम्हें इतने शक्तिशाली सोलट्रेट्स कैसे मिले? मैं उन्हें गिनना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि कित्सुन लॉर्ड पर तुम्हारे आखिरी हमले में कम से कम 5, शायद 6 सोलट्रेट्स का इस्तेमाल हुआ था, और वे सभी शक्तिशाली थे। सबसे कमजोर सोलट्रेट तो 4 स्टार सोलट्रेट ही रहा होगा। माइकल ने ज़िरा की ओर देखा और बिना किसी भाव परिवर्तन के उसकी आंखों में टकटकी लगाए रहा। उसने कित्सुन लॉर्ड के विरुद्ध अपने अंतिम हमले को याद करने की कोशिश की और धीरे से सिर हिलाया। उसने अपने अंतिम हमले में ग्लेसिकल, रीइंफोर्स्ड स्वॉर्ड क्यूई, एनहेंसमेंट, एक्सट्रैक्शन, ईगल आइज और स्पिरिट गेज का प्रयोग किया था। ग्लेसिकल लगभग 5 स्टार सोलट्रेट था, लेकिन इससे ज़िरा के विश्लेषण की सत्यता नहीं बदलती। उसने कित्सुन लॉर्ड के खिलाफ 6 शक्तिशाली सोलट्रेट्स का इस्तेमाल किया था। दरअसल एलिमेंटल एम्प्रेस के साथ अपने विलय को ध्यान में रखते हुए माइकल ने कुल 7 सोलट्रेट्स का खुलासा किया था। मैंने इनमें से कुछ को लॉर्ड रिफ्ट में हासिल किया, लेकिन मैं आपको लॉर्ड रिफ्ट में प्रवेश करने की सलाह नहीं दूंगा। मुझे यकीन नहीं है कि अगर मुझे समय में वापस जाकर अपना निर्णय बदलने का मौका मिले तो मैं दोबारा लॉर्ड रिफ्ट में प्रवेश करूंगा, माइकल ने गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, खैर, हर किसी के अपने राज होते हैं, है ना? बस इतना जान लो कि मैं अपने राज किसी को नहीं बताऊंगा, सिवाय उन लोगों के जो मेरे अधीनस्थ हैं और जिनके साथ मेरा बेहद सुरक्षित आत्मा समझौता है। माइकल को लगा कि उसने पहले ही बहुत कुछ बता दिया है, इसलिए उसने ज़िरा को हाथ हिलाकर अलविदा कहा और जंगली जंगल में गायब हो गया, वेलिर को सीमा पर अकेला छोड़कर। एलिमेंटल एम्प्रेस अब भी उसके कंधे से चिपकी हुई थी, लेकिन उसने अब तक कुछ नहीं कहा था। अब जब माइकल और एम्प्रेस अकेले थे, तभी उसने आखिरकार अपनी बातूनी प्रवृत्ति वापस पाई। क्या अब हम घर जा रहे हैं? क्या हम आखिरकार कित्सुन से दूर हो जाएंगे? क्या मुझे अपनी खुद की गुफा मिलेगी? क्या आप मेरे द्वारा बनाए गए हर एलिमेंटल के साथ वफादारी का बंधन स्थापित करना चाहते हैं?
या ये ठीक रहेगा अगर मैं उन्हें नियंत्रित करूं? कैसा रहेगा अगर आप शक्तिशाली एलिमेंटल्स के साथ बंधन बना लें और हम कमजोर एलिमेंटल्स को उनके भरोसे छोड़ दें? एलिमेंटल महारानी ने माइकल पर सवालों की बौछार कर दी, ऐसे सवाल जिनके बारे में माइकल ने अब तक सोचा भी नहीं था। महारानी के प्रश्न उसके कानों में गूंज रहे थे। माइकल अनछुए जंगल से होकर गुजरा। वापसी के रास्ते में उन्हें कोई कित्सुन सम्मन या अवेकेंड नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सक्रिय रूप से उनकी खोज भी नहीं की। कित्सुन की खोज थोड़ी देर बाद शुरू हो सकती थी। माइकल को अपने क्षेत्र में वापस लौटने में कुछ घंटे लग गए। रास्ते में उसने महारानी से हुई बातचीत पर पूरा ध्यान दिया। इस तरह उसने अपने दूसरे पालतू राक्षस के बारे में बहुत कुछ जाना, जैसे कि वह किस तरह जीना चाहती थी। महारानी को उम्मीद थी कि उन्हें अपनी एक गुफा मिल जाएगी जहां वे भूमिगत रूप से तत्वों का एक समाज स्थापित कर सकेंगी। चूंकि वे तत्व महारानी थीं, इसलिए उनके मूल में तत्वों की अधिकता होगी। इन तत्वों को या तो बाहरी वातावरण में छोड़ा जाना था या संपीड़ित करके तत्व कोर का निर्माण किया जाना था। इस प्रकार तत्व महारानी का अस्तित्व ही आसपास के वातावरण को बदलने के लिए पर्याप्त था। महारानी द्वारा दी गई जानकारी के बारे में माइकल को मन में कई बातें नोट करनी पड़ी। हालांकि वह असंतुष्ट नहीं था। इसके विपरीत माइकल अपने मन में बनाई गई इन ढेर सारी बातों से काफी खुश था। हर एक नोट अर्थव्यवस्था को सुधारने और अपने क्षेत्र को और भी तेजी से विकसित करने में सहायक होगा। यात्रा में कितना समय बीता यह उसे ठीक से याद नहीं था, लेकिन जब वह अपनी छोटी सी बस्ती में लौटा तो काफी शाम हो चुकी थी। पहले तो वह लौटते ही अपने लोगों को इकट्ठा करके उन्हें एलिमेंटल्स की गुफा में घटी घटनाओं के बारे में बताना चाहता था, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। माइकल अभी भी थका हुआ था और पिछली लड़ाई का सिरदर्द अभी तक कम नहीं हुआ था। वह सोना चाहता था और सुबह उठते ही सबको इस घटना के बारे में बताना चाहता था। हालांकि सोने और थोड़ा और आराम करने से पहले माइकल को टियारा, एमरल्ड लीफ एडवेंचरर टीम और ग्रेटर ईगल्स की स्थिति की जांच करनी थी। इस प्रकार उसके क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह सबसे पहले ग्रेटर ईगल्स के घोंसले की ओर बढ़ा। इकारस और उसकी प्यारी साथी पहले ही सो चुके थे। पुजारी ने उनके घावों का उपचार कर दिया था और उन्हें केवल आराम और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता थी। उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, जो राहत की बात थी। इसके बाद माइकल टियारा और बाकी लोगों के पास गया। रास्ते में उसे गोल्डन स्टिंगर वास दिखाई दिया और उसने अपनी शुद्ध मूल ऊर्जा का कुछ अंश उसके राक्षसी कोर में प्रवाहित करके उसकी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। प्रशंसा सुनकर स्टिंगर ने प्रसन्नता से गुनगुनाया और पल भर में गायब हो गया। फिर माइकल उस लकड़ी के महल में दाखिल हुआ जहां टियारा और वन एल्फ साहसी विश्राम कर रहे थे। वे अभी भी जाग रहे थे और बेसब्री से अपने पैरों से लकड़ी के तख्ते पर थपथपा रहे थे। 6 जागृत लोग उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे। माइकल को देखते ही उनके चेहरे खुशी से चमक उठे और वे उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े। माइकल, तुम वापस आ गए। तुम्हारे लौटने का समय तो आ ही गया था। हम तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत थक गया हूं। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं और सीधे बिस्तर पर चले जाते हैं। माइकल के कानों तक पहुंचने वाली तमाम आवाजों के शोर ने उसे गहरी भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर तुम लोग इतने थके हुए हो तो सो क्यों नहीं गए? उसने पूछा, जिस पर वन के परियों ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। बेशक हम टियारा और लिलिका को छोड़कर नहीं जा सकते थे। वे हमारी खुशी छीनकर खुद रख लेंगी। मीका ने कांपती उंगलियों से दोनों महिलाओं की ओर इशारा करते हुए शिकायत की। ओपास से प्राप्त एनर्जी इम्प्रिंट के कई बार इस्तेमाल के साथ पुश्तैनी तीर चलाने से मीका अभी भी थका हुआ था। उसकी ऊर्जा नसें और मांसपेशियां दुख रही थीं और उनमें मामूली चोटें आई थीं। फिर भी उसने आंखें बंद करके सोने की हिम्मत नहीं की। उसे और दूसरों को पहले कुछ जरूरी काम करना था। ठीक है, यहाँ इन्हें देखो, टियारा ने मीका को एक तरफ धकेलते हुए माइकल के ठीक सामने आकर कहा। उसने अपने हाथ में 2 बड़े गोले पकड़े हुए थे और मुस्कुरा रही थी। लिलिका टियारा के बगल में 2 और गोले लेकर आए जो टियारा के गोलों जैसे ही दिखते थे। ओपर्स और फेली भी ठीक वैसे ही गोले लेकर उसके पीछे पीछे आए। ये तो सम्मनिंग कोर हैं, वो भी 8। माइकल ने वन कल्पित बोनो और टियारा की बाहों में रखे 8 सम्मनिंग कोर को देखकर अचानक कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने स्टिंगर को इसलिए मांगा था क्योंकि तुम कित्सुन लॉर्ड की मुख्य बस्ती पर आक्रमण करना चाहते थे? 8 सम्मनिंग कोर प्राप्त करने का एकमात्र तरीका सम्मनिंग गेट्स के माध्यम से था। हालांकि कित्सुन लॉर्ड के सम्मनिंग गेट के अलावा आसपास कोई सक्रिय सम्मनिंग गेट मौजूद नहीं था। बिल्कुल सही, मीका ने खुशी से कहा, जबकि टियारा ने गर्व महसूस करते हुए अपना सिर जोर से हिलाया।
हमने देखा कि कित्सुन पागल हो गए थे और हमें लगा कि कित्सुन लॉर्ड की मृत्यु हो गई है। सन डेमोस ने हमारे अनुमान की पुष्टि की, हालांकि उनसे संवाद करना काफी मुश्किल था। एक बार जब हमने सन डेमोस को एलिमेंटल एम्प्रेस से संवाद करने के लिए राजी कर लिया ताकि स्टिंगर को अनटेम्ड जंगल में लाया जा सके, तो हम मुख्य बस्ती में बचे हुए अवेकेंड को मारने, लकड़ी के हवेली को लूटने और समनिंग गेट को खाली करने के लिए पर्याप्त रूप से तरोताजा हो गए, उसने खुलासा किया, जिस पर लिलिका ने आगे कहा। हमने सभी समनिंग कोर ले लिए, सभी मूल्यवान सामान सुरक्षित रख लिए और जागृत शवों को भी आपके लिए वापस ले आए ताकि आप उन्हें निकाल सकें। तो आदेशानुसार अड्डे पर लौटकर आराम करने के बजाय आप लोगों ने मुख्य बस्ती पर आक्रमण करने और अपनी वर्तमान घायल और थकी हुई हालत में लड़ने का फैसला किया। मुझे नहीं पता कि मुझे इसके लिए आपकी प्रशंसा करनी चाहिए या नहीं, खासकर तब जब तीनों पड़ोसी सरदारों ने मुझसे वादा किया था कि वे जंगली जंगल में प्रवेश नहीं करेंगे, माइकल ने कहा, उसके चेहरे पर शिकन और गहरी हो गई। उनके पास जल्दी करने का कोई कारण नहीं था, फिर भी वन कल्पित बोनो और टियारा के समूह ने अपने घावों और थकावट को नजरअंदाज करते हुए अपने दुश्मन के क्षेत्र पर आक्रमण किया और उन मूल्यवान वस्तुओं को चुरा लिया जिन्हें वे किसी भी तरह से प्राप्त कर सकते थे। तुम लोग मर सकते थे, माइकल कहना चाहता था, लेकिन वो ये शब्द बोल नहीं पाया। टियारा और लिलिका उसे मासूम आंखों से देख रही थीं, मानो उसे खाने और दुलार की जरूरत हो, जबकि बाकी लोग उससे तारीफ पाने की उम्मीद से देख रहे थे। लेकिन अगर आप लोग पहले उन्हें नहीं उठाते तो कोई और उन कीमती सामानों और समनिंग कोर को चुरा सकता था। इसलिए आप लोगों ने सही काम किया। मुझे आप सभी पर गर्व है। जब आप पहले से ही बुरी तरह थके हुए हों तो और अधिक खतरे में मत कूदिए। दोष। माइकल भी थका हुआ था, लेकिन सोने से पहले उसने समनिंग कोर को शुद्ध करने और उन्हें अपने समनिंग गेट में स्थापित करने का फैसला किया। 8 अतिरिक्त शुद्ध समनिंग कोर मिलने का मतलब था कि उसे प्रतिदिन 8 और समन मिलेंगे, जिनमें से प्रत्येक में 2 स्टार समन मिलने की संभावना थी। इसका मतलब था कि अगर उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो वह हर दिन 11 2 स्टार समन प्राप्त कर सकता था। ये तो कमाल था। कित्सुन लॉर्ड से लड़ने में माइकल को जबरदस्त लाभ मिला। वह 1500 सैनिकों की हानि की भरपाई जल्दी ही कर सकता था। बेशक ये केवल संख्या के हिसाब से था। इससे इस तथ्य की भरपाई नहीं हो सकती थी कि उसकी सेना का 3/4 हिस्सा एलिमेंटल्स गुफा में मारा गया था। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, माइकल ने समनिंग कोर स्थापित करते हुए सोचा। समनिंग गेट का हैच अपने आप बंद हो गया और माइकल लकड़ी के हवेली में अपने कमरे में चला गया। वह वास्तव में ऊर्जा प्रवाह और ऊर्जा शेयरों को आत्मसात करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था ताकि वह अपने युद्ध रून को तेजी से परिष्कृत कर सके, लेकिन वह जानता था कि कल का दिन थका देने वाला होगा। माइकल बेडरूम में गया और तुरंत सो गया। वह लगातार 2 दिन तक लड़ता रहा और बिल्कुल नहीं सोया था। अब नींद की कमी को पूरा करने का समय आ गया था। कई घंटे पलक झपकते ही बीत गए और अगले दिन सुबह की सूरज की किरणें माइकल के चेहरे पर पड़ी, जिससे वह नींद से जाग गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसके बाद उसने अपने शरीर को अच्छी तरह से धोया ताकि पिछले कुछ दिनों से उस पर लगी सारी गंदगी, मैल और खून साफ हो जाए, और सूखने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहन लिए। नहाने, कपड़े पहनने और लकड़ी के महल से निकलने की प्रक्रिया के दौरान माइकल ने कई बार गहरी सांसें लीं। उनकी प्रजा को उनके लौटने और सुबह सुबह भाषण देने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। इसलिए बस्ती के केंद्र में सैकड़ों सम्मन्स का जमावड़ा देखकर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। अधिकतर सम्मन्स जमीन पर बैठे थे, लेकिन सैकड़ों लोग ऊपर बने चंदवा पुल पर भी जमा थे। कुछ वन एल्फ सम्मन्स ने तो बस्ती के केंद्र के पास पेड़ों की शाखाओं पर भी बैठने का फैसला किया। अंत में माइकल को कुछ वन कल्पित बौने इमारतों की छतों पर बैठे हुए मिले ताकि वे माइकल को भाषण देते हुए देख सकें। माइकल लकड़ी के बने हवेली के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा हुआ और अपना भाषण शुरू करने ही वाला था कि तभी उसने लोगों की भीड़ के बीच से एक आवाज सुनी। हमारे दोस्त कहाँ हैं? सेनापति और मेरे प्रभु के लौटने के बाद भी मैंने डेविड और बाकी लोगों को नहीं देखा। क्या कुछ हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। आप उन्हें कुछ भी होने नहीं देंगे, है ना मेरे प्रभु? आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उन शब्दों ने माइकल के दिल को चीर दिया। एक पल के लिए वह असहाय महसूस करने लगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आवाज शांत होने के कुछ ही सेकंड बाद टियारा और एमराल्ड लीफ एडवेंचरर टीम माइकल के पास आ गई। जल्द ही चिंता भरी अन्य आवाजें भी सुनाई दीं, लेकिन माइकल उन्हें सुन नहीं सका। वह केवल टियारा और लिलिका के दिलासा भरे शब्दों को ही सुन और महसूस कर पा रहा था।
उन्होंने उसे शांत रहने और अपनी प्रजा के सामने दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, सब ठीक हो जाएगा। हम यहाँ हैं। चिंता मत करो। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन तुमने उन्हें चेतावनी दी थी, पर उन्होंने नहीं मानी। उन्होंने तुम्हें मजबूर किया कि तुम उन्हें अपने साथ ले जाओ। मामला उल्टा नहीं था। लिलिका ने माइकल के कंधे को कसकर पकड़ते हुए कहा। उसकी पन्ना जैसी हरी आंखें चमक उठी जब उसने माइकल की आंखों में गहराई से देखा। मुझे पता है, माइकल लिलिका से बस इतना ही कह सका। फिर वह अपने सामने मौजूद लोगों की भीड़ की ओर मुड़ गया, अपने लोगों का सामना करने के लिए, अपनी लड़ाई का सामना करने के लिए, और यह स्वीकार करने के लिए कि एलिमेंटल्स की गुफा में सभी लोग मारे गए। किस वजह से? उसके कार्यों की वजह से, उसकी प्रजा की लड़ने की इच्छा की वजह से, या उनके दुश्मन की धूर्त चालों की वजह से। गला साफ करते हुए उसने आशा भरी निगाहों से ऊपर देखा, क्योंकि चिंता की सभी आवाजें थम गई थीं। माइकल के होंठ खुले और उसने अपना भाषण शुरू किया। सबसे पहले मैं सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। हालांकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम एलिमेंटल्स को मुक्त करना चाहते थे और अपने दुश्मन की आय के सबसे बड़े स्रोत को खत्म करना चाहते थे। हम उसे कमजोर करना चाहते थे और सीधे जाल में फंस गए। माइकल ने गहरी सांस ली। बोलते समय उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। खुद को शांत करने के लिए कुछ पल रुककर उसने अपने विचारों को इकट्ठा किया और फिर से शुरुआत की। ये सब तब शुरू हुआ जब जासूसों ने संभावित खतरों और दुश्मनों के धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने की सूचना दी। हमें एलिमेंटल्स मिले जिन्हें कित्सुन नामक एक जाति द्वारा सम्मन के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा था। कित्सुन जाति दुष्ट है। माइकल को पता नहीं था कि वह कितनी देर तक बोलता रहा, लेकिन पूरी बस्ती में सन्नाटा पसरा रहा। यहां तक कि छोटे समन्स ने भी कुछ नहीं कहा। वे हिले तक नहीं। सभी लोग माइकल द्वारा युद्ध के विवरण को ध्यान से सुन रहे थे। उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि सेना ने उससे एलिमेंटल्स गुफा के अंदर अपने साथ ले जाने की विनती की थी, क्योंकि यह एक तुच्छ बहाना लगता। हालांकि 1500 समन्स की मौत का कोई बहाना नहीं था। माइकल उनके बलिदान के बाद उनकी मौत का मजाक नहीं उड़ाना चाहता था और न ही अपनी जिम्मेदारी उन पर डालना चाहता था। यह उसे ठीक नहीं लगा। एक नेता को ऐसा नहीं होना चाहिए था। माइकल ने एलिमेंटल्स गुफा की घटना के ठीक बाद घटी घटनाओं के बारे में भी बताया। मुख्य बस्ती पर आक्रमण, बीस्ट ट्रेंचेस के विनाश या ब्लड ओथ डेमन मंकी ट्रूप की कार्रवाइयों के बारे में उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। फिर भी उन्होंने इतना जरूर कहा कि यह स्पष्ट हो जाए कि उन्होंने और उनके लोगों ने कित्सुन लॉर्ड पर तब तक हमला करना बंद नहीं किया जब तक कि वह मर नहीं गया। वे 2 दिनों तक खतरे में रहे और तभी लौटे जब ये सुनिश्चित हो गया कि कित्सुन लॉर्ड और उसके लोग अब और कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाएंगे। लेकिन माइकल ने उन्हें अपने और दूसरों पर मंडरा रहे खतरे के बारे में बताने के बाद भी देखा कि उसके आसपास के लोगों के चेहरे उदास हो गए थे। उनकी वफादारी की भावना भी कमजोर पड़ गई थी। 800 से अधिक लोगों की वफादारी की भावना थोड़ी कमजोर पड़ गई थी, भले ही बहुत ज्यादा नहीं। ये स्पष्ट संकेत था कि माइकल पर उनका भरोसा थोड़ा कम हो गया था। आपने हमसे कहा था कि आप सबकी रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप तो सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे दोस्त और भविष्य में हमारा संभावित परिवार सब मर चुके हैं। क्या इस बारे में आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, महोदय? एक प्रजा ने पूछा और अपने प्रश्न के अंत में महोदय शब्द जोड़ना जरूरी समझा। हमने आप पर ठीक वैसे ही भरोसा किया जैसे आपके योद्धाओं पर, लेकिन अब वे मर चुके हैं। इसका क्या मतलब है, मेरे प्रभु? अगर आप अपने साथ लड़ने वालों की रक्षा भी नहीं कर सकते, तो आप हमसे अपने लिए लड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उन्होंने इतनी मेहनत करके खुद को मजबूत बनाया और फिर भी वे आपके लिए मर रहे हैं। मुझे हंसी आ रही है, मेरे स्वामी। अल्पविराम ... जब पहले लोगों ने माइकल से शिकायत करना शुरू किया तो और भी लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। ज्यादातर सम्मन अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ जो हुआ उसे सुनकर दुखी थे। वे माइकल से नफरत नहीं करते थे और न ही उसे जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार ठहराने के बारे में सोचते थे। हालांकि उन्हें अपने दोस्तों की मौत के लिए किसी को दोषी ठहराने की जरूरत थी। माइकल उनका स्वामी था और वह सेना को अपने साथ एलिमेंटल्स गुफा के अंदर ले जाने के लिए जिम्मेदार था। वही एकमात्र व्यक्ति था जिसे वे अपने दिल में कोस सकते थे। आखिरकार उन्होंने कभी कित्सुन को नहीं देखा था, कित्सुन स्वामी को तो छोड़ ही दीजिए। जब भी प्रजा महाराज कहती, माइकल को ऐसा लगता जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर भोंक दिया हो। यह असहनीय था, पर माइकल ने सहन किया।
वह चुपचाप उनकी शिकायतों और गालियों को सुनता रहा, बिना अपना बचाव करने की कोशिश किए। यार, क्या यहाँ सब बेवकूफ हैं या मानसिक रूप से विकलांग? क्या उनके लिए एक बार भी दिमाग लगाकर सोचना इतना मुश्किल है? टियारा ने लिलिका से ऊंची आवाज में पूछा। उसकी आवाज को बाकी सब की आवाजों पर हावी करने के लिए उसमें मूल ऊर्जा डाली गई थी। मुझे भी उनकी बातें समझ नहीं आती। ओरिजिन एक्सपेंस कब से शांतिपूर्ण जगह बन गया? माइकल ने तो अनगिनत असंभव कारनामे कर दिखाए हैं। शायद ये बेवकूफ उससे युद्ध देवता बनने की उम्मीद करते हैं, जो पलक झपकते ही सबको मार सकता है। बेशक इतने सारे वफादार योद्धाओं का मरना दुखद है, लेकिन इस क्षेत्र की सेना में शामिल होने वाले हर योद्धा को पता है कि उनका क्या अंजाम होगा। वे इतने मूर्ख नहीं हैं कि योद्धा बनकर यह उम्मीद करे कि उन्हें कभी किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। लिलिका ने टियारा से भी तेज आवाज में जवाब दिया, उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हर कोई यह जानते हुए भी कि उनकी जान जा सकती है, माइकल के पीछे पीछे एलिमेंटल्स की गुफा में जाने को तैयार था। ये घटना अप्रत्याशित और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन युद्ध के दौरान ऐसी स्थितियां तो हमेशा होती रहती हैं। माइकल द्वारा क्षेत्र के अधिकांश धन का उपयोग सैन्य बल को मजबूत करने पर केंद्रित करने का एकमात्र कारण यही है कि वह अपने योद्धाओं को सशक्त बनाकर ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोक सके। यह एक बार हुआ है और ये दोबारा नहीं होगा। वास्तव में मुझे यकीन है कि माइकल खुद से सबसे ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि वह एलिमेंटल्स की गुफा में हुई उस आपदा को रोक नहीं पाया। मीका ने कहा, इस बात से खुश होकर कि आखिरकार वह उन मूर्ख प्रजाजनों को शब्दों से करारा जवाब दे सका। टियारा ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया कि सभी का ध्यान उस पर केंद्रित हो जाए। वह अपनी कमजोरी के लिए खुद से नफरत करता है, उन लोगों की रक्षा न कर पाने के लिए जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। फिर भी 2 दिनों तक लगातार लड़कर अपने इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद जिन लोगों की रक्षा के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली, वही लोग उसे दोषी ठहरा रहे हैं। ये सोचकर ही घिन आती है कि ऐसे नीच लोग भी मौजूद हैं। टियारा ने गुस्से में कहा, उसकी आवाज तेज होती जा रही थी। लेकिन अभी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। दरअसल टियारा तो अभी शुरुआत ही कर रही थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई माइकल पर हमला करने की? यह ओरिजिन एक्सपेंस है, युद्ध और खतरों से भरी जगह। यह कोई खेल का मैदान नहीं है जहां हम युद्ध खेलते हैं। यह असली है। हम नागरिकों की रक्षा और उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। मेरे गुरु पर किसी ऐसी चीज का दोष लगाने की हिम्मत मत करना जो उनकी गलती नहीं है। तुम सब भाड़ में